हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ मेंटर्स ज्ञान। यहाँ पर हम आपके लिए लाते हैं टॉपर्स जिन्होंने CGPSC जैसे बड़े एग्जामिनेशन को क्रैक किया हुआ है, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और बताते हैं कि आप खुद इस एग्जामिनेशन को कैसे क्रैक करें और एग्ज़ाम क्रैक होने के बाद आपकी लाइफ में क्या क्या होने वाला है। ऐसे ही हमारे साथ बैठे हुए हैं आज DSP ब्रिज किशोर यादव जी। आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, सब कुछ बताएंगे कैसे इस एग्ज़ाम के लिए तैयारियां की हैं और ट्रेनिंग फेज़ में क्या होता है, जब आप जॉब पे पहुंच जाते हैं तो क्या होता है। सो लेट्स वेलकम ब्रिज किशोर जी। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बढ़िया। आपके बारे में बहुत सुना हुआ है, आपका सोशल मीडिया हैंडल देखा है, स्टूडेंट्स से आपका ये फीडबैक है कि सबको मदद करते हैं, कोशिश रहता है, सबको बताते हैं क्या करना है, कैसे करना है। तो आज आपको अपने सारे सीक्रेट्स रिवील करने हैं, बताना है कि आप हैं कौन एक्चुअली में। सबसे पहले शुरू इस बात से करते हैं, आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम ब्रिज किशोर यादव है। बेसिकली मैं सूरजपुर ज़िले से बिलोंग करता हूँ। मेरी जो पूरी शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा 12th तक सूरजपुर में ही हुई है। इसके बाद मैं ग्रेजुएशन रुंगटा इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर से किया हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से। इसके बाद मैंने ग्रेजुएशन के तुरंत बाद ही ओपन कैंपस में रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड को ज्वाइन किया टेलीकॉम सर्विस में, और 3 साल वहाँ पे सर्विस दिया। और 3 साल की सर्विस के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मैं इस चीज़ के लिए, कॉर्पोरेट दुनिया के लिए नहीं बना हूँ, और मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये जॉब छोड़ना है बोल के और तैयारी करना है। उसके पहले जब मैं कॉर्पोरेट जॉब में था, मुझे PSC के बारे में भी नहीं पता था। और जब मैंने सोचा कि नहीं, मैं इस जॉब में नहीं रह सकता बहुत लंबे समय तक, तब मैंने अनदर ऑप्शन ढूंढना सोचा कि क्या कर सकता हूँ। और फिर कुछ दोस्तों से जो तैयारी कर रहे थे, मेरे बैचमेट्स, उनसे पता चला कि नहीं, एक PSC नाम का भी कोई चीज़ होता है। तो फिर उसके बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया। फिर ऐसा करते करते 10-15 दिन में मैंने जो समझा और देखा, रिसर्च किया अपने लेवल पर। कौन सी ईयर की बात चल रही है? 2017 की बात चल रही है। 2017 जून के बाद की बात चल रही है। और फिर इसके बाद मैंने जैसे ही इसके बारे में जाना, थोड़ा समझा, बस एक ही इंसान से मैंने अपने पापा से बात किया कि मुझे इस जॉब में नहीं रहना है। 2-3 दिन तो भी थोड़ा सोचे कि जॉब इतना ही शॉर्टेज है इस दुनिया में, जॉब छोड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, अभी तो समय है, कर सकते हो। और एक दिन शाम को मैं 5 बजे के आसपास अपने मैनेजर को फ़ोन किया, मुंबई में बैठते थे, और मैं बोला कि सर मुझे क्विट करना है। उन्होंने बोला कि सोच लो 15 दिन। बोला नहीं सोचना है, सोचने जाऊंगा फिर कई लोग मुझे मोटिवेट करेंगे, मैं डिसीज़न ले नहीं पाऊंगा। मेल किया मैंने उनको अपना रेजिग्नेशन, और उसी दिन छोड़ दिया रायपुर। रूम आया, सारा पैकिंग किया, और रात को 11 बजे के आसपास मैं रायपुर से बाइक से बिलासपुर के लिए निकल गया। 11 बजे, 3 बजे मैं बिलासपुर पहुंचा। उस समय रोड बना नहीं था, जो इतनी बड़ी अच्छी हाईवे दिखती है, उस समय अंडर कंस्ट्रक्शन थी। और फिर वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ PSC का। और यहाँ पर आया, एक सत्येंद्र शाह सर हैं, उनसे मिला सबसे पहले। वो पढ़ाते थे CCA में, कोचिंग थी उनकी पहले। और वहाँ से फिर PSC का P स्टार्ट किया मैं, ABCD जिसको बोलते हैं PSC का। मुझे कुछ भी नहीं पता था, एकदम ज़ीरो से स्टार्ट किया। और फिर वहाँ से प्रीलिम्स कोचिंग स्टार्ट किया। और मैं एक चीज़, टेक्नोलॉजी के यूज़ में जानता था, क्योंकि मैं टेलीकॉम कंपनी में काम करता था, तो मुझे टेक्नोलॉजी के यूज़ करना जानता था। मैं ये सोच लिया था कि अगर वहाँ जाऊँगा तो अपना 100% जो होता है मैं वो इस परीक्षा को दूँगा, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। एक नौकरी मैं छोड़ दिया था। वहाँ से स्टार्ट किया और धीरे धीरे करके चीज़ें आसान होती गई, समझता गया। मेरे पास कोई गाइड नहीं था, और नहीं कोई ऐसा मेंटोर की मुझे प्रॉपर गाइड करता चले। मैंने सब कुछ खुद से ही करके ही सीखा है। अगर गलत किया हूँ तो भी, अच्छा किया हूँ तो भी, खुद से ही सीखा है। यहाँ से शुरू हुआ। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? तीसरे अटेम्प्ट में मैं सेलेक्ट हुआ। पहले अटेम्प्ट में जब मैं आया था तो बहुत समय नहीं था, 3 महीने मेरे पास समय थे। 3 महीने में मैं, हालांकि उसके सिलेबस को पहले समझ गया था, तो 3 महीने में प्रीलिम्स का तैयारी किया, तो प्रीलिम्स तो क्वालिफाई हो गया। फिर मई में उस साल एग्ज़ाम था मेंस का, तो 2-2.5-3 महीने मिले फरवरी के बाद। तो उसमें मैं पढ़ाई नहीं कर पाया मेंस का अच्छे से, मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ पहले अटैम्प्ट में। फिर सेकेंड अटैम्प्ट दिया तो प्रीलिम्स मेंस दोनों क्वालिफाई हुआ, इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ फाइनली। फिर तीसरे में फिर दिया तो प्रीलिम्स भी हुआ, मेंस भी हुआ, फिर सिलेक्शन भी हुआ। 4th अटैम्प्ट भी दिया था। 4th अटैम्प्ट में मेरा 81 रैंक आया, बट मेरे को DSP के बाद सिर्फ DC चाहिए था, मैंने दूसरा ऑप्शन डाला नहीं था। तो फिर DSP में कंटिन्यू कर रहा हूँ अभी मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया उसके बाद। ओके जी। तो आपका भी ऐसा कुछ सपना था कि DSP बनना है, सिविल सर्विसेज में आना, ये आइडिया क्यों आपको आने लग गया कि इस साइड आना है? क्यों? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे कई लोग हैं जो लोग जॉब कर रहे हैं और ये समझ नहीं पाते हैं कि क्या मुझे ये जॉब
छोड़ देनी चाहिए और तैयारी करनी चाहिए? आपके अंदर उस समय क्या फीलिंग्स आते थे? क्योंकि कई लोग इस बात से कनेक्ट करने वाले हैं। शायद आप जो अभी बोलने वाले हैं वो लोग भी इस चीज़ को समझें कि मेरे साथ भी ऐसा होता है, और उनको ना अपने लाइफ का डिसीजन लेने में ये हेल्प करेगा कि ऐसा क्या पॉइंट था कि आपको लगा कि आप उसे छोड़ देते हैं, और ऐसा क्यों लगा कि मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लूँगा? प्लान बी रखे था क्या आपने? नहीं, सब कुछ बताइए। मेरा प्लान भी मतलब स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं था एक्चुअली। जब मैं मतलब 2 साल तक मैं बहुत इन्जॉय किया उस जॉब को, एक्चुअली 2 साल 2.5 साल तक इन्जॉय किया, लेकिन लास्ट के जो 6 मंथ थे ना वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। सुबह 10:30 बजे 10 बजे ऑफिस जाना, एक क्यूबिक शेप में बैठना, फिर शाम को मतलब फिर से वापस आ जाना, डेली के रूटीन। तो मुझे लगता था कि नहीं, शायद मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना हूँ। मुझे फ्रस्ट्रेशन होता था शाम को कि मैं क्या किया दिन भर, एक इंसान से नए इंसान से नहीं मिलना। तो धीरे धीरे मैं ऑप्शंस ढूंढने लगा कि मतलब अगर इसको क्विट करता हूँ तो क्या कर सकता हूँ। और तो फिर पीएससी के बारे में जाना। मेन रीज़न ये था ना कि मैं मतलब उस क्यूबिक में नहीं बैठ सकता था। मैं थोड़ा सा स्पोर्ट्स को भी मतलब प्रेफर करता हूँ, खेलना कूदना मुझे पसंद है। तो मैं ज़्यादा देर तक बैठना बिल्कुल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था। और उसके पहले भी मैं जब कॉलेज में था तो डिफेंस सर्विसेज के लिए ना मैं बहुत ट्राई करता था। एक्चुअली मैं 2 बार एफकेट का भी एग्ज़ाम दिया था, एक बार एसएसबी भी दिया, और जो यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम होता है आप जानते होंगे नेवी के लिए, उसके लिए भी मैं 3 बार ट्राई किया था। एसएसबी तक जाता था, वहाँ से किसी न किसी रीज़न से, एक्चुअली मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं था, तो वहाँ से फिर से मतलब रिटर्न हो जाता था। तो मुझे यूनिफॉर्म का जॉब पहले से पसंद था, बट मुझे नहीं पता था कि पीएससी में जाने के बाद मुझे फिर से यूनिफॉर्म मिल जाएगा। ये मेरा सौभाग्य है। ये मैंने गौर किया है कि जैसे सिद्धार्थ, हाँ सिद्धार्थ, हाँ सेम उन्होंने भी कितने बार ट्राई किया, 13-14 बार डिफेंस के एग्जामिनेशन ट्राई किया, और फाइनली वो कैसे भी करके घूम फिर के हो ही जाता। तो वर्दी वाला मैं फिर से रिपीट करूंगा, वर्दी पुकारती है। अगर आप एक्चुअल में ड्रीम करते हैं ना तो आपको मिल ही जाता है। और आपके मन में उस समय क्या क्या आया था छोड़ने के टाइम पे? क्योंकि कई लोग यहाँ पर ना उन्हीं चीज़ों के वजह से रुकते हैं, जैसे पैसा हो गया, फैमिली हो गया, फ्रेंड्स हो गए, पीयर ग्रुप हो गया। क्या क्या चीज़ें आपने फेस की थी, क्योंकि शायद लोग रिलेट कर पाएँ? एक्चुअली जब छोड़ने की बात आती है ना तो बहुत सारे सवाल मन में आते हैं कि मान लीजिए अगर नहीं हुआ तो ये नौकरी भी गया, फिर आगे जीवन में क्या करूँगा। तो वहाँ पे ना मतलब अपने आसपास के जो सच्चे अपने दोस्त हैं या फिर जो फैमिली वाले हैं, बस उन्हीं का सपोर्ट काम आता है। जैसे अगर मेरी फैमिली ने बोल दिया कि ठीक है आप करो, अपन देखेंगे बोल के, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल जाता है। और मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त मतलब थे, लेकिन जैसे भी तैयारी में आया ना बहुत लिमिट हो गए। 2-3 दोस्त जो एक्चुअल में मेरे को हेल्प करते थे, मोटिवेट करते थे, नेगेटिव चीज़ों से मैं पूरा एकदम हट गया। तो डर इस चीज़ का था कि अगर नहीं हुआ तो फिर क्या करूँगा। लेकिन वही था ना कि अगर रिस्क नहीं लेता तो फिर रिग्रेट उस चीज़ का भी रहता जीवन भर कि मैं मतलब अगर रिस्क लेता तो शायद यहाँ पे होता नहीं। कई लोग बोलते हैं कि काश में इस चीज़ को कर लिया होता तो कुछ और होता। तो उस चीज़ को रिग्रेट को लेके ना मैं जीवन भर नहीं चल सकता था। तो जो भी होगा देखेंगे, नहीं होगा तो खेती करेंगे ऐसा सोच के मैंने छोड़ा था। कुछ नहीं होगा तो खेती करूँगा। आपके अभी कॉर्पोरेट वाले दोस्त देखते हैं तो वो लोग भी और हाँ, वो एक्चुअली जब मैं फ़ोन करता हूँ ना तो वो बोलते हैं कि हमें एक्सपेक्ट नहीं था कि वहाँ जाने के बाद तू हमें फ़ोन भी करेगा। कई लोग हैं अच्छे अच्छे पोस्ट पे चले गए हैं, बट फिर भी वो मतलब अल्टीमेटली तो अपने स्टेट को छोड़ दिए। मुझे सौभाग्य है कि मैं अपने राज्य में ही सर्व करने के लिए फिर से आ गया। तो उस चीज़ को वो रिग्रेट करते हैं कि मतलब हम लोग अभी नोएडा में बैठे हैं लेकिन अपनी फैमिली से बहुत दूर हैं। इस चीज़ को लेकर वो रिग्रेट करते रहते हैं। और मैं अपने समाज के लोगों के साथ या अपने स्टेट के लोगों के साथ डेली मिल रहा हूँ, कई नई तरह के लोगों के साथ, तो मुझे अच्छा लगता है ये। बिल्कुल। थोड़ा सा उस फेज़ को बताइए कि इतने साल की तैयारी के बाद फिर आपका रिज़ल्ट आया तो कैसा था? वो पुरानी मेमोरीज याद करिए कि जब रिज़ल्ट आया था तो क्या फीलिंग थी आपकी? जब मैं यहाँ पे तैयारी के लिए आया था तो मेरा जो पुराना मोबाइल नंबर था ना, एक्चुअली मैं उसको स्किप कर दिया, मतलब बंद कर दिया। क्योंकि जब कॉर्पोरेट में था तो बहुत सारे के दोस्त यार थे, तो मतलब बीच में मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे तो डिस्टर्ब होता था, एकदम बंद कर दिया। मतलब मेरे जो कॉलेज के भी अच्छे फ्रेंड थे उनसे भी मेरी 4 साल बात नहीं हुई, 3.5 साल, जब तक मैं तैयारी करता रहा यहाँ पे। तो जब सडनली जब रिज़ल्ट आया 17 सितंबर 2021, मतलब बीच में लॉकडाउन भी लगा 2 साल, तो एग्ज़ाम डिले हो गया। पीएससी 2019 का एग्ज़ाम जो था 1-1.5 साल डिले हुआ। तो सितंबर 2021 में रिज़ल्ट आया 17 सितंबर को। तो उस दिन शाम को मतलब रिज़ल्ट करीब 7:30 बजे के आसपास आया। दिन भर तो ऐसे भी इतना एक्साइटमेंट रहता है या क्या रहता है पता नहीं, बट बहुत बेचैनी रहती है। शाम को रिज़ल्ट देखने के बाद मतलब बहुत रिलैक्स लगा। अब मैं थोड़ा मतलब हर स्थिति में एक समान व्यवहार करने का प्रयास करता हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हुआ,
अपने पापा को फ़ोन किया, सबसे पहले घर में फ़ोन किया, जो मेरे टीचर्स थे उनको फ़ोन किया। मेरे टीचर्स जो थे वो कुछ मेरे से मिलने भी आए, फिर रात को कहीं बाहर भी गए। ऐसा मतलब बहुत अच्छा था वो मौसम। 2 दिन ना मैं सो नहीं पाया था, 2 रात, मतलब खुशी को लेके 3-4 साल का जो मेहनत था फाइनली अचीव हुआ। कि एक्चुअली होता क्या है कि बिलासपुर जो स्टूडेंट आता है उसका अल्टीमेट मतलब गोल ही यही होता है कि एक सिलेक्शन लेके जाना है। अब जब वो मिल जाता है तो वाकई में उस खुशी की बात ही अलग है। और जो मैंने रिस्क लिया था नौकरी छोड़ने का, वो सार्थक भी सिद्ध हो रहा था, क्योंकि इस बीच में कई लोगों ने मुझे टॉन्ट भी किया था कि मतलब नौकरी छोड़ दिया। हाँ, मतलब जब 2 बार फेल हो गया था पीएससी में तो ये हावी हो रहा था और कि नहीं, मतलब नौकरी नहीं छोड़ना था, वो अपनी जगह ठीक था, भले से उसके साथ साथ प्रिपरेशन करते लेकिन नौकरी मत छोड़ते। तो वहाँ पर ऐसा था कि नहीं, रिज़ल्ट ने सबको आंसर कर दिया, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है अब। ये मैं एक चीज़ बिल्कुल समझ गया हूँ। सारे स्टूडेंट्स को भी ना इस चीज़ को बहुत ज़्यादा गौर से बोलने की कोशिश करूँगा मैं कि कभी भी जब आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो ना, आपके सामने ये सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे। आपको हमेशा एक लोअर पोजीशन के लिए बोला जाएगा कि यार इससे अच्छा तो ये कर लेता, ये मिल जाता, इसके साथ कर लेता। और एक और इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि ये कोई पराया नहीं बोलेगा आपको, अपने आसपास के लोग सबसे ज़्यादा बोलेंगे। ये आपके अपने बोलते हैं जो आपके लिए केयर करते हैं। इसमें उनकी भी गलती नहीं है, पर वो ना आपको केयर के मोड से, जैसे माँ होती है ना, बेटा मत जा, कहीं बाहर मत जा। इसमें उनका इंटेंशन नहीं, ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए बुरा चाहते हैं, बट वो बस वो केयर रहता है ना कि यार क्यों कर रहा है, ये कर लेता। पर बच्चा हमारा कंफर्ट जोन में रहे। हाँ। तो बस ये कहूँगा ना, आप जिस भी पोजीशन में है ना, आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तभी इस वीडियो को देख रहे हैं। और मैं ये कहूँगा ना कि ना बस कंटिन्यू रखिए, कुछ ना कुछ आपके हाथ में अच्छा ही है, 100% आएगा। और यही पॉजिटिविटी तो हम लोग स्प्रेड करना चाहते हैं। एक्चुअली मैं मतलब एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि मतलब आप जब तैयारी कर रहे हैं, मतलब मैं भी जब तैयारी करता था, तो अपने आप से सवाल करना चाहिए कि क्या आज मैं दिन भर अपना पूरा पोटेंशियल यूज़ किया हूँ। आपको ना खुद में आंसर मिल जाएगा कि नहीं, आज मैंने ना ये काम किया, आज मैंने एक मूवी देख ली जिसमें मेरा 3 घंटा चला गया। और एक मूवी देखना बड़ी बात नहीं है, उस मूवी का इफ़ेक्ट ना दिमाग में बहुत देर तक रहता है। तो वहाँ ना मतलब इंसान को, मतलब या जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझने की आवश्यकता है। देखिए, कभी देखिए बीच बीच में, लेकिन डेली। या इंस्टा के रील्स आप, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट मूवी या रील, लोग, हाँ, आसपास के जो लोग हैं, लोग, आपको ये लगता है कि आप उनसे सिर्फ शायद 5 मिनट बात कर रहे हैं, 10 मिनट बात कर रहे हैं, आधा घंटा बात कर रहे हो, क्योंकि दिमाग को हैम्पर करता है, वो बहुत नेगेटिव इफेक्ट करता है। मतलब आसपास के लोग, जैसे मेरे से कई लोग ना अभी भी मैसेज करते हैं कि सर मतलब इतना कंपटीशन है, 1.5 लाख लोग एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, 100-150 पोस्ट आता है, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। तो मैं मतलब उनसे पूछता हूँ कि आपको ये किसने बताया कि 1.5 लाख लोग। बोलते हैं कि मैं फ्रेंड सर्कल में बैठता हूँ तो ऐसा कहते हैं कि एक से एक लोग बैठे हैं, 3-4 साल पहले से तैयारी कर रहे हैं, 3-4 बार मेंस दे चुके हैं। तो मैं कहता हूँ कि उनमें 3-4 बार मेंस अगर दिए हैं, कुछ कमी होगी तब तो फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ज़्यादा अच्छा है कि उन कमियों को आप अपने मतलब गलती करके सीखो, ज़रूरी नहीं है, दूसरों की गलतियों से सीखना ज़रूरी है। निगेटिव लोगों को अपने से दूर रखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3-4 दोस्त रखिए या 2 ही दोस्त रखिए, 1 ही दोस्त रखिए, लेकिन ऐसा दोस्त होना चाहिए कि आपको मतलब हर सिचुएशन में मोटिवेट करे कि नहीं तू कर सकता है। कोई भी कर सकता है एक्चुअल में। मैं भी बहुत एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, बहुत एकदम। वो हम लोग डिसाइड करेंगे, आप पहले बताइए 10th 12th कॉलेज। 10th में मेरा 63% था CG बोर्ड, 12th में 78 था और कॉलेज में 74 था, 74.35 मतलब। ठीक है, ये तो मैं फिर बिल्कुल मानूंगा कि एवरेज ही है। और मैंने ये गौर किया है कि लोग एवरेज जो लोग होते हैं ना, वो अपना फुल पोटेंशियल ना दिखाए नहीं रहते हैं। ये हो सकता है। और वो जब मौका मिलता है, जब वो इस परिस्थिति को समझ जाते हैं ना कि अब तो कुछ अच्छा करना ही पड़ेगा करके, तो वो अपने फुल पोटेंशियल पे जाते हैं और सिलेक्ट भी होते हैं। एक्चुअली मतलब इस एग्ज़ाम का एक बहुत बड़ा डिमांड है पेशेंस। मतलब अगर आप पेशेंस रख के तैयारी करते हैं तो रिज़ल्ट मिलेगा। मतलब किसी की बातों में मत आइए, आप सुनिए सबका, लेकिन ना मतलब करिए अपने मन का, जो आपको लगता है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, तो आप मेहनत करिए, दिल लगा के मेहनत करिए। खुद से सवाल कीजिए कि क्या मैं 100% दिया। जिस दिन आपको लगे कि हाँ 100% मैं दिया हूँ, आप समझिए कि एकदम सिलेक्शन के नज़दीक जा रहे हैं आप। बिल्कुल। थोड़ा सा ट्रेनिंग के बारे में बताइए। हाँ, DSP जब आप सिलेक्ट होते हैं, आपकी कहाँ कहाँ पे ट्रेनिंग होती है, क्या क्या ट्रेनिंग होती है, और कैसे आप एक स्टूडेंट से एक ऑफिसर बन जाते हैं,
एक पुलिसमैन बन जाते हैं, और इन दोनों में आपने उस ब्रिज किशोर में और डीएसपी ब्रिज किशोर में क्या फ़र्क देखा? एक्चुअली मतलब मैं कई लोगों को अपने फ्रेंड सर्कल में ही देखा, सेलेक्ट होने के बाद कुछ लोगों से पता चला कि ट्रेनिंग के डर से कई लोग ने इस सर्विस को ही चूज़ नहीं करते हैं। उनको लगता है कि ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है। ट्रेनिंग एक्चुअली हार्ड नहीं होती है। ट्रेनिंग ना हमको अनुशासन सिखाता है, और वहाँ ट्रेनिंग एकेडमी की जो मतलब रूल्स हैं या फिर जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करना थोड़ा टफ है। जैसे मैं थोड़ा सा शॉर्ट में ब्रीफ करना चाहूँगा वहाँ के शेड्यूल के बारे में। फर्स्ट डे से जब हम लोग गए थे ट्रेनिंग के लिए, तो ये चंदखुरी, हाँ, चंदखुरी स्टेट पुलिस एकेडमी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेट पुलिस एकेडमी में। तो हम लोगों को फर्स्ट डे 5:30 बजे फॉल इन होना था ग्राउंड में। ये बात है करीब ना 26 फरवरी 2022 की बात है। तो हम लोग ना भयभीत थे कि कई लोग मतलब सो नहीं पाए रात भर की, सुबह हम लोग उठेंगे कैसे। रात भर नहीं सोए सोए ही नहीं रात भर की, सुबह कैसे उठेंगे। हाँ। क्योंकि सुबह उठने की कई लोगों की आदत नहीं थी। और सुबह 5:30 बजे क्या हम लोग 5:15 बजे ही रेडी होकर ग्राउंड चले गए। तो यहाँ से ना ये जर्नी स्टार्ट हुआ, और धीरे धीरे जब दिन भर वर्कआउट करने के बाद थक गए, तो एक दिन ऐसा भी आया कि हम लोग 8:30 बजे भी सो गए शाम को थकने के बाद। तो मतलब रूटीन में इतना बदलाव हो गया, जो आदमी 2 बजे सोता था वो 9 बजे सोने लगा। सही बात है। इतना बदलाव होने लगा। और आज भी वो चीज़ मेंटेन है। 10 साढ़े 10 तक मुझे नींद आ ही जाती है, मैं सो ही जाता हूँ डेली, और 5:30 बजे उठता हूँ। जो एक्सरसाइज करने का रूटीन बना आज भी कंटिन्यू है। जैसे एकेडमी में 5:30 बजे हम लोग फॉल इन होते थे, 5:45-6 बजे से हम लोगों की एक्सरसाइज स्टार्ट होती थी रनिंग, और वो चलती थी करीब 8:30 बजे तक। उसमें कुछ परेड भी शामिल था। और 8:30 बजे हम लोगों की ब्रेक होती थी, 8:30 से वही 9:45 तक। उसके बीच में हम लोगों को ब्रेकफास्ट भी करना है, नहाना वगैरह जो भी है अपना साफ़ सफाई। इसके बाद 9:45 बजे हम लोगों को क्लासरूम में इंटर करना होता था, जाना होता था रेडी होके। और 10 से 2 बजे तक इंडोर की क्लासेस, जो लॉ या जो भी संबंधित चीज़ें पढ़ाई जाती थी उसकी क्लासेस लगती थी। 2 से 3 ब्रेक होता था, लंच ब्रेक। और उसके बाद स्टार्ट होती थी वेपन ट्रेनिंग 3:15 बजे से। अब देखिए मतलब इंटरवल एकदम मिनट टू मिनट वहाँ फॉलो होता है ना। ऐसा नहीं कि 3:15 बोल दिया तो आप 3:20 में जाएंगे तो आपको कुछ नहीं बोलेंगे, आपको बाकायदा पनिशमेंट मिलेगा। अच्छा, डेली मिलेगा। और एकेडमी की सबसे अच्छी बात क्या है कि एक इंसान गलती करेगा पूरी टीम को पनिशमेंट मिलेगा। ओके। जो टीम लीडर होगा उसको पनिशमेंट मिलेगा, और टीम लीडर अकेले पनिशमेंट लेगा नहीं, सबको पनिशमेंट दिलाएगा। तो सबसे अच्छी बात ये थी वहाँ की। तो सब मतलब एक दूसरे का सपोर्ट करते थे, साथ में ग्राउंड जाना या जहाँ क्लासरूम जाना, एक दूसरे की मदद करते थे, एक दूसरे को उठाते थे। अगर कोई नहीं उठा है तो दरवाज़ा खटखटा कर कि चलो समय हो गया है बोल के। तो ऐसे ना मतलब डिसिप्लिन लाइफ हो जाती है वहाँ पे। दिन भर इंगेज हो गए। 6:30 बजे शाम को फिर गणना होती थी। 6:30 बजे के बाद हम लोग फ्री होते थे, 6:45 बजे तक। दिन भर में समय कहाँ बचा। तो सबसे बड़ा चीज़ कि मोबाइल का जो एडिक्शन है ना वो ख़त्म। मोबाइल का एडिक्शन ख़त्म हो जाता है। मोबाइल आपको चलाने का समय नहीं मिलता है। शुरू में तो बहुत ख़राब लगता है, कहाँ फंस गए टाइप का लगता है। ना तो खुद के लिए समय बच रहा है, ना फैमिली को थोड़ा सा समय दे पा रहे हैं, ना किसी से बात कर पा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे मज़ा आने लगता है। फिर सबके साथ रहेंगे, अलग अलग एक्टिविटी करेंगे, मतलब वेपन्स वगैरह चलाने के लिए मौका मिलता है। सब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ये बहुत आपकी लाइफ पूरी 360 हो जाती होगी ना। बढ़िया बदल जाती है। स्टूडेंट से और अब क्या आपको डिफरेंस ये लगता है कि ना आप डिसिप्लिन हो जाते हैं। मतलब चाहे वो खाने पीने को लेके हो, चाहे लाइफ को लेके हो। मतलब वहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग करते रहते हैं, तो हमको लगता है कि हम इतना जब मेहनत कर रहे हैं तो अपने खाने पीने को लेके हम लोग बहुत डिसिप्लिन हो जाते हैं। ऑयली चीज़ें या तला हुआ चीज़ें हम लोग नहीं खाते हैं, या फिर हेल्दी चीज़ें खाएंगे, फ्रूट्स ज़्यादा खाएंगे। ये सब मतलब ना रूटीन में आ जाता है और आज भी मेंटेन होता है। जैसे मैं ऑयली चीज़ पूरा छोड़ दिया, चाय छोड़ दिया, ये सब चीज़ छोड़ दिया, तो मतलब कहीं ना कहीं शरीर में बदलाव साफ साफ नज़र आता है। और वो अगर कंटिन्यू करें तो लाइफ टाइम शायद हेल्प करेगा हमको। तो ये चेंजेस हो जाते हैं, डिसिप्लिन हो जाते हैं, किससे कैसा बिहेव करना है, कैसा बात करना है, ये सब। और पनिशमेंट आप लोगों को क्या मिलती है? पनिशमेंट बहुत खतरनाक मिलती है। कभी अगर ज़्यादा बड़ा गलती के लिए तो क्रॉलिंग भी कराते हैं। क्रॉलिंग आप देखे होंगे। अच्छा, हाँ। वो एक मूवी थी ऋतिक रोशन का, उसमें देखे थे। हाँ। तो ऐसा टाइप की पनिशमेंट भी होती है। ओके। और वो पूरे ग्रुप को एक हाँ। और कभी कभी ऐसा होगा कि नहीं आप जाओ 10 चक्कर लगा के आओ। हाँ, ये भी देखा है। लक्ष्य मूवी में जो दिखाया, राइफल कभी ऊपर कर दिया। मतलब वेपन्स की ट्रेनिंग बहुत स्ट्रिक्ट होती है ना एक्चुअली, क्योंकि वहाँ गलती नहीं कर सकते। तो वहाँ अगर कोई गलती करता था या थोड़ा मजाक करता था तो वहाँ पे पनिशमेंट देने से नहीं चूकते वो।
तो मतलब ऐसा हो जाता है कि डिसिप्लिन तो बहुत अच्छा और मस्ती कैसे करते हैं आप लोग वहाँ पे? बहुत करते हैं। मतलब जैसे कोई छुट्टी है या जैसे हम लोग वहाँ पे होली भी मनाए, डीजे लगाते थे बढ़िया, खूब नाचते थे बढ़िया, किसी का बर्थडे हो गया तो अच्छा एंजॉय करते थे। और हर संडे जैसे हम लोगों को आउटिंग मिलती थी, संडे को बाहर जाते थे, दिन भर घूमते थे, हर संडे कोई ना कोई मूवी देखते थे, पार्टी करते थे बढ़िया, शाम तक वापस आते थे, फिर मंडे से फिर अपना रूटीन चालू, ऐसा चलता था। तो मतलब वो एक फिर से हॉस्टल लाइफ इंसान एंजॉय करने लगता है, तो मज़ा आता है, सब लोग साथ में रहते हैं तो। और अब आपकी पोस्टिंग कहाँ है, क्या क्या आप चीज़ें देखते हैं? अभी मतलब एकेडमी के बाद मेरी पोस्टिंग बेमेतरा में है। तो इस स्टार्टिंग में मतलब ऐसा था कि सब लोग साथ में थे, अब अलग अलग हो गए ना तो थोड़ा सा कमी खलता है कि अरे मतलब अकेले हो गए। लेकिन फिर भी अभी भी इतने सारे स्कोप हैं, मतलब जिलों में हम लोग हैं। जैसे बीच में मैं एसपी ऑफिस में अटैच्ड था, तो मतलब वहाँ पर भी इतने सारे काम होते हैं। मतलब अभी देखा जाए तो फील्ड ट्रेनिंग है, तो सीखना ही है सारी चीज़ें। तो जो एसपी थे वो मतलब सबसे फर्स्ट डे ही सबको बुला के यही बोल दिए थे कि ये जहाँ जाना चाहे और जिससे जो सीखना चाहे कोई इसको मना नहीं करेगा। मतलब तो मेरे लिए एकदम ओपन हो गया सारा चीज़, चाहे मैं थाने में जाऊँ, चाहे एसडीओपी ऑफिस में जाऊँ, चाहे एसपी ऑफिस में जाऊँ, चाहे रीडर ऑफिस में जाऊँ, कहीं भी जाऊँ सब लोग मेरा अच्छे से सम्मान से सपोर्ट करते थे, सिखाते थे, अभी भी सिखा ही रहे हैं और सीखने का सिलसिला साल भर चलता रहेगा। तो ऐसा चल रहा है। तो एज ए डीएसपी आपको क्या क्या चीज़ें देखनी रहती है, आप लोगों के पास क्या क्या केसेस आते हैं, थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। केस देखिए बहुत, क्योंकि आप ऑलरेडी फील्ड में है ना, इसलिए मैं इस टाइप के कन्वर्सेशन कर रहा हूँ। तो ऑडियंस भी, जिन लोगों को ये सारी चीज़ें पसंद है, डीएसपी में क्या होता है, क्या क्या देखने को मिलेगा, वो सारी चीज़ें तो थोड़ा डिटेल में बताइए। हाँ, जैसे अभी तो मैं लर्निंग फेज में हूँ, लेकिन जब पूरी पोस्टिंग हो जाएगी तो जो डीएसपी होते हैं ना, उनकी 2-3 मेन पोस्टिंग होती है। एक सिटी एसपी के रूप में पोस्टिंग होती है किसी सिटी में, उसके उनके अंडर में 4-5 ऐसे कुछ थाने होते हैं जिनकी सुपरविज़न होती है। और अगर ग्रामीण क्षेत्र में पोस्टिंग होती है तो वो एसडीओपी कहलाता है, सब डिविजनल ऑफिसर पुलिस। तो वो भी सुपरविज़न का ही पोस्ट होता है, 4-5 थाने होते हैं जिनका सुपरविज़न करना होता है। और एज ए डीएसपी इन्वेस्टिगेशन कम करते हैं, सुपरविज़न ज़्यादा करते हैं। और इन्वेस्टिगेशन जो है कुछ मतलब हीनियस क्राइम है जिनका सुपरविज़न करते हैं। और डिपार्टमेंटल काम बहुत होते हैं, बीइंग मतलब गजेटेड ऑफिसर, तो वो मेन होता है। लेकिन अभी लर्निंग फेज में है तो मैं बहुत सारा काम करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैं क्राइम इन्वेस्टिगेशन में भी जाता हूँ, थाना के जो स्टाफ हैं उनके साथ, साइबर क्राइम में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता हूँ। लॉ एंड ऑर्डर के जो मैटर्स होते हैं उनमें एकदम सामने खड़ा होकर डील करता हूँ। तो मेरे जो एडिशनल एसपी हैं मुझे बार बार भेजते हैं, उनको लगता है कि यंग है, लोगों से बात करना जानता है, मतलब लोगों से बात करना सबसे मतलब टफ चीज़ है। तो उनको लगता है कि मैं पोलाइटली थोड़ा बात करता हूँ तो मुझे सबसे सामने खड़ा कर देते हैं कि तुम जाओ, युवा हैं, उनसे मतलब अपनी फ्रीक्वेंसी मैच करेगी, वाइब मैच करेगी, बात करो, ऐसे करके। तो मेरे बेमेतरा में 1 महीना हुआ है मुझे, लेकिन बहुत सारे जो युवा नेता हैं वहाँ के, छात्र नेता, उनसे अच्छी दोस्ती हो गई है। शाम को 9-10 बजे अगर कभी मैं फ्री रहा तो चौपाटी है पास में ही, वहाँ बैठ के उनके साथ ऐसी गप्पे मतलब मारने चले जाता हूँ, चाय कॉफ़ी पीने के लिए। तो एक्चुअली वो बहुत हेल्प करता है। जैसे कभी लॉ एंड ऑर्डर वाली कोई सिचुएशन रहती है, उनकी धरना है, कोई रैली है, तो ना वो आपको देख के ना उतने एग्रेसिव नहीं हो पाते, क्योंकि शाम को बोलेंगे भैया फिर मिलेगा, फिर पूछेगा तू ऐसा क्यों किया बोल के। क्योंकि मैं मतलब बोल भी देता हूँ कि हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मतलब कानून को बनाए रखना, तो आप हमारा सपोर्ट कीजिए, हम आपका सपोर्ट करेंगे। क्योंकि जो मतलब हम सबको मिलके एक बेटर सोसाइटी ही तो बनानी है। आपसे लोग कनेक्टेड है और आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना है। तो मैं उनको कहता हूँ कि आप वहाँ तक करना जहाँ तक आपकी फ़ोटो अच्छी आ जाए, आप अपने ऊपर दिखा सको कि हाँ मैंने ये किया, और मेरा सम्मान बचा देना कि हाँ हमारी ड्यूटी थी पुलिस वालों की, तो उनका मतलब ड्यूटी अच्छे से हो गया। बिल्कुल, दोनों मैनेज हो जाए बस। और ये इसलिए एक्सपेक्टेड है ना क्योंकि आप शायद सेम एज ग्रुप पे हैं, तो वो रिलेट कर पाते होंगे, बात को समझते भी हैं। आज के युवा इतने मतलब बेवकूफ़ टाइप के नहीं हैं, सब समझदार लोग हैं, तो समझते, पढ़े लिखे लोग हैं, कई तो इंजीनियर ही मिल जाते हैं अपने भाई लोग। सब बढ़िया रिलेट कर पाते होंगे। और वही है, मतलब हर टाइप के क्राइम से आपको डील करना रहता है कि एक डीएसपी बनने के बाद आपको कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर पे मिल सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अब थाने में तो हर तरह के क्राइम होते हैं, और एक थानों की सुपरविज़न आपको करना है, तो आप हर तरह के क्राइम के सुपरविज़न के लिए मतलब जा सकते हैं, कर सकते हैं। तो मतलब बहुत डाइवर्सिटी है अब आज की डेट पे अगर क्राइम देखा जाए तो, और आधा से ज़्यादा क्राइम का डिटेक्शन आज की डेट पे साइबर से हो रहा है। तो साइबर आने वाले दिनों में और ज़्यादा एडवांस होता जाएगा। जितने एडवांस हम लोग होंगे ना, उससे ज़्यादा क्रिमिनल्स और होते जा रहे हैं, तो हमको और एडवांस होना पड़ेगा, अलग अलग ट्रेनिंग देना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में एक चीज़ महसूस कर पा रहा हूँ
साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में ना इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी कमी है। आप देखेंगे जो बड़े ज़िले हैं, रायपुर है, दुर्ग है, बिलासपुर है, यहाँ पे थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा, यहाँ पे जो वर्कर्स हैं या फिर जो मतलब वहाँ पे काम करने वाले हैं वो थोड़े बहुत ट्रेंड हैं। लेकिन जो छोटे ज़िले हैं ना, वहाँ पे ट्रेंड आपको मतलब कर्मचारी नहीं मिलेंगे, या तो वो खुद से गलतियाँ कर करके सीख रहे हैं, या तो इंटरनेट के माध्यम से सीख रहे हैं, या फिर ना वो काम अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। या फिर ना कभी कभी ऐसा भी देखने को मिला है कि किसी को ज़बरदस्ती उस डिपार्टमेंट में भेज दिया गया है। ज़बरदस्ती भेज दिया गया है तो उतना मन से काम नहीं करेगा ना। ज़्यादा अच्छा है कि हम उनको पहचानें जिनको इंटरेस्ट है इस फील्ड में। अगर इंटरेस्ट है इस फील्ड में ना तो वो ज़्यादा अच्छा आउटपुट दे पाएगा। तो ये थोड़ा सा, और यंग माइंड्स में वो एक कैलिबर रहता है ना स्टार्ट में ही कि हाँ, क्योंकि हम लोग बॉर्न नहीं हुए हैं हाँ, उस चीज़ के साथ, तो टेक्नोलॉजी के साथ, हाँ, तो एक ज़्यादा एक्सपोजर हाँ, रहता है और आप ज़्यादा अभी नए लड़के जो आ रहे हैं ना वो उनमें पोटेंशियल है, वो करते भी हैं, और उन एक्चुअली सीखने का जो मतलब क्यूरियोसिटी होता है ना वो अच्छा काम करता है। अगर क्यूरियोसिटी है सीखने का तो कोई भी कर लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई ऐसा मोमेंट जब आपको एकदम प्राउड फील हुआ हो कि दिस वॉज द डे आई वॉज वेटिंग फॉर? नहीं, मतलब देखिए जैसे अभी हम लोगों का पासिंग आउट था, तो पासिंग आउट में मेरी मम्मी भी आई थी पासिंग आउट में, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा मोमेंट था कि जब हम लोग तैयारी कर रहे होते हैं या तैयारी के पहले भी रहते हैं, और फिर फाइनली मतलब हमारे पासिंग आउट में सीएम भी आए थे, फिर उतने अच्छे ड्रेसअप में मम्मी आए, भैया भाभी आए, तो वो मेरे लिए सबसे अच्छा प्राउड मोमेंट था कि हाँ मैंने कुछ किया, फैमिली को कुछ पहचान दिलाया, कुछ तो मतलब किया, ऐसा टाइप का लगता है। अच्छा लगा जब रिज़ल्ट आया था ना, तो मुझे भी एक्चुअली मतलब सडन एक्सेप्ट करने में थोड़ा समय लगा था कि नहीं मतलब ठीक है मैं डीएसपी बन गया हूँ ऐसा टाइप का। लेकिन जब घर गया बहुत सारे लोग मिलने आने लगे तो लगा कि नहीं कुछ तो किया हूँ ऐसा टाइप का हुआ था। तो अब ठीक लगता है, देखते हैं आगे क्या होता है। एक क्वेश्चन जो मेरा एक जनरल है, मुझे भी आप ही से ये डाउट क्लियर करना है कि मैंने देखा है बाकी स्टेट्स में जो पीसीएस होते हैं, जैसे महाराष्ट्र हो गया, एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, बिहार, यूपी, वहाँ पर लोग डीएसपी के पोस्ट को ऊपर रखते हैं एज कम्पेयर टू डीसी। मतलब कि मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने अपने दोस्तों से भी बातें की और उनसे इस चीज़ को पूछा, तो क्या है ये रीज़न है कि लोग बाहर के स्टेट्स में डीएसपी को ऊपर रखते हैं और हमारे छत्तीसगढ़ में डीसी को ऊपर रखते हैं? एक्चुअली ये क्वेश्चन ना मेरे से इंटरव्यू में पूछा गया था। आरिफ शेख सर मतलब इंटरव्यू में बैठे थे तो वो भी मेरे से सवाल पूछे थे कि छत्तीसगढ़ में ऐसा क्या है, मतलब वो महाराष्ट्र से हैं, तो बता रहे थे कि महाराष्ट्र में मतलब कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो डीएसपी को डीसी से ऊपर रखते हैं, और कुछ अगर डीसी को पहला रखे तो डीएसपी सेकंड पे रहेगा ही रहेगा। लेकिन वो बोल रहे थे कि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि कई लोग तीसरा, चौथा, पांचवा भी प्रेफरेंस में डीएसपी को रख रहे हैं, तो मेरे से पूछना चाहे कि इसका रीज़न क्या है। तो एक्चुअली मैं उस समय एक्चुअल आंसर तो नहीं दे पाया, बाद में मैंने इस पर रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि बाकी स्टेट्स में ना मतलब इस पोस्ट की वैल्यू अच्छी है, मतलब हम लोगों ने ही बना के रखा है, या वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने ही बना के रखा है, या फिर हम ये कहें कि छत्तीसगढ़ में लोगों ने इस पोस्ट की वैल्यू को कम करके रखा है। लोग ना यहाँ पे एक्चुअली छत्तीसगढ़ की मूल प्रवृत्ति है लोगों की कंफर्ट में रहना चाहते हैं, अपने कंफर्ट को नहीं छोड़ना चाहते हैं। और अगर कंफर्ट को नहीं छोड़ना चाहेंगे तो पुलिसिंग ऐसा चीज़ है कि आप ऑफिस में बैठ के तो नहीं कर सकते, आपको पब्लिक के बीच में जाना पड़ेगा, कई ऐसे मुद्दे होंगे जिनमें पब्लिक के साथ आपको जूझना पड़ेगा, दिन भर बैठना पड़ेगा, धूप रहे चाहे छाँव, इसको मतलब आपको सामने आके करना पड़ेगा। और इस चीज़ से ना यहाँ के लोग थोड़ा सा हिचकते हैं, उनको लगता है कि नहीं एक रोटी कम खाएंगे आराम से रहेंगे। ये वाला जो धारणा है ना मतलब छत्तीसगढ़ के लोगों को बहुत पीछे ले जाता है। मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं मतलब एक साहस बनाइए ना, एक उत्साह रखिए मन में कि नहीं भगवान अगर हमको मौका दे रहा है किसी के कुछ अच्छा करने के लिए, आप इस पोस्ट पे आके देखिए आप कितने लोगों को भला कर सकते हैं। मतलब मैं अभी मेरे को 1-1.25 महीना ही हुआ है फील्ड पे, कितने उम्मीद से लोग आते हैं थानों में या एसपी ऑफिस में। जब आप बैठेंगे ना कई लोग आके आपके सामने बैठते हैं, बताते हैं कि साहब हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया है और ये हमारे साथ गलत कर रहा है। तो मतलब वो जिस उम्मीद से आते हैं आप उसको अगर सॉल्व करने की आप में कैपेबिलिटी है, अगर आप करते हैं तो जो सेटिस्फेक्शन है वो कितना अच्छा है। प्लस जो लॉ एंड ऑर्डर वाली सिचुएशन, अलग अलग चैलेंजेस हैं इसमें, तो बहुत सारी स्किल्स आपके डेवलप होंगे। आपके मतलब कई लोगों से एक समय के बाद अगर 8-10 साल आप नौकरी करके बाहर निकलेंगे ना तो आप देखेंगे कि हजारों ऐसे लोग होंगे ना जिनके साथ आपका अच्छे संबंध होंगे। कई लोगों से आप मिलते जुलते रहते हैं, कई पत्रकार बंधु हैं जो मतलब मिलते रहते हैं। तो ये अच्छा जॉब है, लोगों को इससे डरना नहीं चाहिए। एक्चुअली सामने आके थोड़ा सा उत्साह दिखा के इसको करना चाहिए। और क्या है ना, लोग वो ड्रेस
को भी देख के कई लोग अट्रैक्ट होते हैं। हाँ, मतलब ड्रेस का चार्म तो है अपने आप में, लेकिन उसके साथ साथ उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। हाँ, तो ये भी लोगों को जानना है कि क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं आपको, घर, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर कितने आपके पास असिस्टेंट्स रहते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में बताइए। जैसे अगर अच्छी मतलब जैसे पूरी पोस्टिंग हो जाएगी, जैसे मैं तो अभी ट्रेनिंग में हूँ, पूरी पोस्टिंग हो जाती है तो आराम से एक गाड़ी तो मिलती ही है अनलिमिटेड फ्यूल के साथ, प्लस घर मिलता ही है। गनमैन एक मिलते हैं, एक ड्राइवर, मतलब अल्टरनेट रहते हैं, मतलब 2 ड्राइवर 2 गनमैन अल्टरनेट डे पे वो आते हैं, और एक पर्टिकुलर ऑफिस आपको अलॉट होगा ही, इतना चीज़ तो रहता है फैसिलिटीज़ में। ओके, हायरार्की के बारे में बताइए कि प्रमोशन चैनल क्या रहता है आप लोगों का। जैसे डीएसपी से सिलेक्ट हुए हैं तो पहला जो प्रमोशन होता है वो एडिशनल एसपी के रूप में होता है। इसके बाद फिर आईपीएस अवार्ड हो जाता है, तो आईपीएस अवार्ड होने के बाद फिर डीआईजी, फिर आईजी तक जा सकते हैं। मतलब एज ए डीएसपी मैंने कई लोग को देखा है कि कुछ लोग तो एडीजी तक गए हैं, जो अर्ली एज में बन गए हैं ना 23-24 साल में, वो एडीजी तक रिटायर हुए हैं, लेकिन आईजी तक मोस्टली अगर 30 के पहले ज्वाइनिंग हो गई है उनकी तो पहुंच जाते हैं। अगर उनकी सर्विस में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई डी उनका नहीं हुआ है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नहीं हुआ है, कोई उनको सज़ा नहीं मिला है, तो आराम से वहाँ तक जा सकते हैं। जा सकते हैं। और थोड़ा सा वो स्टार बैचेस उसके बारे में बता दीजिए। हाँ, इसको लेके ना बहुत कंफ्यूज रहते हैं लोग। एक्चुअली जब हम लोग ट्रेनिंग में थे तो कभी लॉ एंड ऑर्डर में ड्यूटी करने जाते थे, या फिर कभी जैसे यहाँ पे इंटरनेशनल स्टेडियम में क्रिकेट में मैच में ड्यूटी करने जाते थे, तो हम लोग ट्रेनिंग में थे तो 1 स्टार लगाते थे। एकेडमी में एक्चुअली 1 स्टार लगाते हैं, तो कई लोग हम लोगों को ASI समझते थे, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, क्योंकि वो भी 1 स्टार लगाते हैं। लेकिन डिफरेंस ये होता है ना कि मतलब जो स्टार होती है वो भी अंतर होता है। उनकी स्टार जो होती है ASI की एकदम चिकनी होती है, हमारी खुरदुरा होती है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस कि यहाँ पे जो मतलब फ्लैप होता है उसमें ब्लू और रेड का रिबन लगा होता है, जो मतलब ASIs होते हैं या TI तक के स्टार वो भी लगाते हैं, लेकिन उनमें रिबन रहता है और हमारे में वो रिबन नहीं होता है। तीसरा बड़ा डिफरेंस कि यहाँ जो बैच लगता है उनमें CGP का लगता है और हमारा CPS का लगता है, छत्तीसगढ़ पुलिस सर्विस। जैसे IPS होता है इंडियन पुलिस सर्विस, वैसे छत्तीसगढ़ पुलिस सर्विस, ये एक बड़ा डिफरेंस होता है। और दूसरा जैसे ट्रेनिंग खत्म होती है एकेडमी वाली तो 2 स्टार हो जाता है, वो हम लोगों ने देखा था। हाँ, वीडियो में चला। और तीसरा मतलब जब हमारी फील्ड ट्रेनिंग भी खत्म हो जाएगी तो पूरी जब हम लोग प्रोबेशन खत्म हो जाएगा तो 3रा स्टार लगता है। तो ये डिफरेंस है। मतलब जो जैसे TI भी 3 स्टार लगाता है, लेकिन उनमें रिबन होगा, स्टार उनका एकदम चिकना होगा, ये अंतर है। और उसमें छत्तीसगढ़ पुलिस, हाँ उसमें छत्तीसगढ़ पुलिस लिखा रहेगा, इसमें CPS लिखा रहता है। ओके। DSP में ये जैसे TI वगैरह इन सब का अलग से एग्ज़ाम होता है कि नहीं? TI का नहीं, सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होता है जो अभी छत्तीसगढ़ में चल भी रहा है। सब इंस्पेक्टर के बाद प्रमोशन होता है 8-10 साल सर्विस के बाद, तो फिर वो TI बनते हैं। और TI के बाद फिर से 10-12 साल सर्विस के बाद फिर DSP में प्रमोट होते हैं। वो DSP में प्रमोट होता है। और आप लोगों को जब प्रमोशन चैनल होता होगा तो फिर ये चेंज होते हैं? हाँ, तो जैसे हमको पहला प्रमोशन मिलेगा तो 3 स्टार हट जाएंगे, फिर नेशनल एम्बलम जो अशोक होता है वो लग जाएगा एडिशनल SP जब बनेंगे तो। ओके। फिर वहाँ से और फैसिलिटीज बढ़ते जाती है धीरे-धीरे। आप प्रमोट क्लास 1 हो जाते हैं ना इसके बाद फिर, मतलब पहले प्रमोशन के बाद ही क्लास 1 हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा हम लोग पढ़ाई के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। एक उसमें कि किस तरीके से इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहिए, मतलब तीनों चीज़ें आप एक बार में बता दीजिए प्री मेंस इंटरव्यू। देखिए, मतलब मैं अपना स्ट्रेटेजी बताऊंगा। जब मैं प्रीलिम्स का तैयारी कर रहा था, सबसे स्टार्टिंग में जब आया था, तो सबसे पहला काम मेरा क्या था कि 2012 से लेके 2017 PSC तक हो चुका था। 5 साल के ना मैंने पहले क्वेश्चंस निकाले थे और पहले वो एरिया डिसाइड किया था कि क्वेश्चंस एक्चुअली आते कहाँ से। मतलब देखिए, अगर पढ़ने जाएंगे तो समुद्र है, कभी पढ़ाई ख़त्म नहीं होगी, तो अपने को स्मार्ट स्टडी करना है। पहले डिसाइड करना है कि 5 साल में उस पैटर्न को पहचानना है कि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कहाँ से आते हैं, और उसको पहचानने के बाद आप उसके हिसाब से अपना स्ट्रैटेजी बनाइए कि हाँ, अगर मतलब हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन आते हैं तो मेरे को मतलब हिस्ट्री ज़्यादा पढ़ना है, अगर पॉलिटी के 10 क्वेश्चन आते हैं तो उसको भी बराबर समय देना है, ज्योग्राफी के 4 क्वेश्चन आते हैं तो मेरे को उसको थोड़ा कम समय देना है। ऐसे अप्रोच में मतलब स्मार्ट स्टडी, इसको मैं बोलता हूँ, स्मार्ट स्टडी करना चाहिए। दूसरा, टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज़ करना चाहिए। कई लोग मेरे से पूछते हैं कि सर मैं पेपर पढ़ने जाता हूँ, मेरा 2 घंटा निकल जाता है। आप पेपर मत पढ़ो, टेलीग्राम अगर उठा के आप देखेंगे तो कई चैनल ऐसे बने हुए हैं ना जो एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट जो होते हैं उसका स्नैपशॉट लेके उसमें डाल दिए रहते हैं। तो आपको क्या मतलब है पूरा पेपर खंगालने का? ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ से देखिए, आपको लगता है कुछ नोट करना है तो नोट कर लीजिए, वो भी नहीं करना है तो अब तो यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जो डेली करंट अफेयर आते हैं, आपको काम के कंटेंट वहाँ मिल जाएंगे।
कुछ आप बता सकते हैं क्या? 15 मिनट लोगों को फॉलो करना चाहिए टेलीग्राम और यूट्यूब पे। एंड जैसे छत्तीसगढ़ में ना एक ई पाठशाला का यूट्यूब चैनल है जिसमें करीब 70-75 हज़ार सब्सक्राइबर होंगे। उनका डेली आ जाता है पेपर की जो कटिंग होती है वो। दूसरा एक जैसे नेशनल करंट अफेयर के लिए ना मैं प्रेफर करता था स्टडी IQ, आप जानते होंगे स्टडी IQ की, या अभी वर्ल्ड अफेयर एक अनअकैडमी का ही प्लेटफॉर्म है, उसमें डेली सुबह 6 बजे आता है। तो एक वो मैं करता था फॉलो। और दूसरा छत्तीसगढ़ के लिए एक कंपटीशन कम्युनिटी का वीकली करंट अफेयर आता था यूट्यूब पे, और उनका मैगजीन आता था मंथली। बस इतना ही किया, मैंने पेपर कभी नहीं पढ़ा। पेपर में समय बर्बाद करके मैं सोचता था कोई मतलब नहीं है। अगर पेपर पढ़ने का मन करता था तो टेलीग्राम से मैं निकाल लेता था, अपने काम का चीज़ मिल जाता था। बिल्कुल ठीक है। फिर आगे कैसे तैयारी करनी चाहिए? इसके बाद ना मतलब जैसे अभी की डेट पे जैसे प्रीलिम्स में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो मेंस के सिलेबस में हैं बहुत सारे। तो अभी के स्टूडेंट्स को ना मैं मतलब रिकमेंड करना चाहूँगा कि वो प्री प्लस मेंस ऐसे अप्रोच में पढ़ाई करें। 1 साल कंप्लीट 12 महीने हड़बड़ाएं ना, पूरा सिलेबस को कंप्लीट पढ़ें एक बार, और जो प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों में है उसको ज़्यादा फोकस करें। इससे आप देखेंगे कि जो प्रीलिम्स में कई क्वेश्चन ऐसे लगते हैं ना, जैसे अगर आप केवल प्रीलिम्स पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि कई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आया। जैसे मैं जब प्रीलिम्स देता था तो दर्शन शास्त्र के 4-5 क्वेश्चन आते थे, जो अगर आप मेंस पढ़ेंगे ना तभी क्लियर हो पाता था। तो मैं, या फिर कला संस्कृति जो हिस्ट्री का पोर्शन है वहाँ के क्वेश्चंस आते थे। तो प्रीलिम्स प्लस मेंस अगर इंटीग्रेटेड अप्रोच में आप 1 साल एकदम पढ़िए, एग्ज़ाम को भूल जाइए कि एग्ज़ाम देना है, बीच में कोई एग्ज़ाम आता है तो वो सब ध्यान नहीं देना है। 1 साल बढ़िया पढ़िए, पूरा सिलेबस कंप्लीट करिए, और सेकेंड ईयर में आप एग्ज़ाम के अप्रोच में पढ़ाई करिए। डिसाइड करिए कि हाँ प्रीलिम्स के लिए मेरे को इतना समय देना है, मेंस को साथ में मतलब थोड़ा बहुत लेके चलना है, 3-4 घंटे जितना भी हो। और नवंबर के बाद जैसे नोटिफिकेशन आता है 100% प्रीलिम्स को मतलब देना चाहिए। वहाँ पर मेंस को थोड़ा सा ब्रेक दे देना चाहिए फरवरी तक, और फिर फरवरी के बाद फिर से रिवीजन करके मेंस देना चाहिए। दूसरा, टेस्ट सीरीज़ का बहुत बड़ा रोल है। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होता है, तो डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ मेरा 1 दिन के गैप में अगर टेस्ट है तो एक सब्जेक्ट का अगर टेस्ट है तो एक सब्जेक्ट को कंप्लीट पढ़ना है, और साथ में करंट अफेयर को कभी नहीं छोड़ना है। दूसरा, कुछ ऑडियो आर्टिकल आते हैं, कई सारे यूट्यूब चैनल हैं, ध्येय IAS का है, दृष्टि IAS का है, मैं देखता था जो, उनका ना शॉर्ट नोट बनाना चाहिए इंसान को। उससे ना क्या होता है कि हमारे पास ना वर्ड का जो पावर है ना बढ़ते जाता है। जब ऐसे लिखने जाते हैं तो बहुत काम आता है। और एक समय के बाद आप पाएंगे कि जैसे पेपर 2 हो गया, ऐसे है पूरा कंप्लीट, उसके लिए आपके पास पर्याप्त कंटेंट है, आपको अलग से कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मेंस में पेपर 3 का पॉलिटी या गवर्नेंस वाला हिस्सा है, या फिर जो लोक प्रशासन वाला है, इसमें भी करंट के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए भी अलग से आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास मटेरियल पर्याप्त मिल जाएगा। फिर पेपर 4 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसमें करंट की जो चीज़ें आती हैं उसके लिए आपके पास मटेरियल रहेगा। पेपर 5 में इकोनॉमी है, छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी है चाहे इंडियन इकोनॉमी है, इसमें करंट की बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इसके लिए आपके पास पूरा मटेरियल रहेगा। पेपर 6 स्टैटिक है। पेपर 7 में फिर से वही चीज़ आता है कि करंट अफेयर में बहुत सारा चीज़ ऐसा बार बार आपको रिवीजन होगा। जैसे उसका पार्ट 2 है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अगर आज के डेट पे आप देखें ना तो बार बार मतलब करंट अफेयर में घूमता रहता है। जैसे G20 का समिट इंडिया में होने वाला है, तो G20 के बारे में इतना सारा कंटेंट हमारे आसपास घूमते रहता है। अगर आप रोज़ देखेंगे ना तो उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, जो करंट में क्वेश्चन आने वाले हैं वो क्लियर हो जाएगा। क्वाड के बारे में रोज़ बात होता है, और क्वाड के क्वेश्चन हमारे मेंस में आते हैं। प्लस जैसे हमारा उसका पार्ट 3 में है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, उसके बारे में जब मैं तैयारी कर रहा था उस समय, मतलब जब नया एजुकेशन पॉलिसी आया था उसमें उससे संबंधित करीब 4-5 क्वेश्चन आए थे, और वो 1 महीने तक जब आया था ना पॉलिसी, रोज़ करंट अफेयर में आता था वो। तो अगर आप वो देखते रहेंगे तो आपका ये क्लियर होता रहेगा। प्लस उसका पहला पार्ट है जैसे जो कानून वाला हिस्सा है, तो कानून वाले पार्ट में भी रोज़ अमेंडमेंट होते रहते हैं। तो किसी भी कानून में अगर एक अमेंडमेंट भी हुआ तो जो करंट अफेयर के जो चीज़ चैनल को फॉलो कर रहे हैं ना, वो उस कानून को कंप्लीट पढ़ाते हैं कि ये कानून का बेसिक उद्देश्य क्या है, इसके फ़ायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है। तो इससे ना अगर आप बार बार देख रहे हैं ना तो आपके मतलब सुन के ही आपको उसके पूरे मतलब जो फंडामेंटल्स हैं, बेसिक्स हैं, वो क्लियर हो जाते हैं। तो करंट अफेयर से ना मतलब हमेशा जुड़े रहना चाहिए। रोज़ आपको टाइम डिसाइड करना है कि मेरे को सोने से पहले आधे घंटे 1 घंटे जितना आप दे सकते हैं आपको देखना चाहिए, उससे ना समझ बढ़ता है एक्चुअली। और दूसरा एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि मतलब पढ़ना तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन केवल पढ़ना इम्पॉर्टेंट नहीं है। पढ़ने के साथ साथ ना आप उसको बैठ के मतलब समझिए कि मैं इस चीज़ को पढ़ रहा था, इस पढ़ने से मतलब कैसा क्वेश्चन बन सकता है पीएससी में। और ये तभी समझ पाएंगे जब आप प्रीवियस ईयर के ना क्वेश्चन देखे रहेंगे, आप क्वेश्चंस के डायमेंशन को समझ पाएंगे। तो जब एक टॉपिक को या एक चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे
तो आप उसमें ना खुद से क्वेश्चन फॉर्म करिए कि क्वेश्चंस क्या बन सकता है इससे, या क्या क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बना है, और फिर ना रफ में फ्रेम करिए उसके आंसर को शॉर्ट में। ये नहीं कि पूरा आंसर लिखने बैठ गए, तब तो मतलब जैसे नेट प्रैक्टिस होता है क्रिकेट में, वैसा प्रैक्टिस करिए कि हाँ इसका की पॉइंट ये हो सकता है। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है, 125 वर्ड लिखना है, तो इसमें 8-10 एक की पॉइंट ये होना चाहिए, तो आप उसको बस लिख लीजिए और उसके फिर आगे बढ़ जाइए। इसमें आपका समय भी बचेगा, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा दोनों, और प्लस आपके पास एक सिनॉप्सिस भी तैयार हो जाएगा कि कभी रिवीजन भी करना हुआ तो फटाफट वो रिवीजन हो जाएगा। तो ऐसा ना स्मार्ट अप्रोच मतलब करना चाहिए, नहीं कि मतलब दिन भर पढ़ रहे हैं तो बस पढ़ ही रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। यही चीज़ आपको मेंस में भी हेल्प करेगी? हाँ, मेंस के लिए मतलब मेन हेल्प करेगी ये। ओके। और प्रीलिम्स के लिए तो मतलब जैसे 4-5 सब्जेक्ट जो इंडिया जीएस के हैं उनका घटना चक्र आता है। घटना चक्र रामबाण है, मतलब एक बार आप उस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए। आप जिस भी किताब से पढ़ते हैं, मैं पर्टिकुलर किसी किताब को अच्छा बुरा नहीं कहता, सब किताब अच्छी होती हैं, हमारे समझने के ऊपर है कि हम किस किताब को अच्छा ईजी समझ पाते हैं। जैसे कई लोग पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत कहते हैं, मैं लक्ष्मीकांत देखा भी नहीं हूँ, मैं परीक्षा मंथन पढ़ता था, मेरे को वो अच्छा लगता था। लेकिन घटना चक्र मैं कम से कम नहीं तो 7-8 बार बनाया हूँगा। तो घटना चक्र से क्या होता है कि क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं कि किस किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, आ सकते हैं। हाँ। तो अगर मान लीजिए किसी चैप्टर का क्वेश्चन मेरे से नहीं बनता है तो मैं उस चैप्टर को फिर पढ़ूंगा। सेल्फ एनालिसिस करने के लिए वो अच्छा चीज़ है। तो उसको मतलब केवल थ्योरी पढ़ने से अच्छा है कि आप क्वेश्चंस भी लगाइए, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और तैयारी भी अच्छी होती जाएगी उसके साथ साथ। बिल्कुल। और इंटरव्यू के लिए तो यही है कि अगर आप डेली करंट अफेयर देख रहे हैं या फिर मतलब अपने आसपास पॉजिटिव लोगों से नेशनल मुद्दे पे, इंटरनेशनल मुद्दे पे या लोकल मुद्दे पे बात कर रहे हैं, तो आपका खुद ब खुद ना मतलब बोलने का जो फ्लुएंसी है ना धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और वहाँ पर भी आपको ऐसा नया नहीं लगेगा। जैसे मैं अपना इंटरव्यू का बात बताना चाहूँगा। पहली बार इंटरव्यू देने गया था 2018 पीएससी का, तो उसमें मतलब बहुत ज़्यादा साइंस के क्वेश्चन पूछे थे। अब साइंस के क्वेश्चन क्या होते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब फैक्चुअल हो जाते हैं, तो उसको बोलने की स्थिति में नहीं रहते हैं। कई बार पता भी रहता है तो ऐसा लगता है कि डाउट में है, तो 1-2 क्वेश्चन के बाद ना मैं स्किप कर दिया, तो साइंस के क्वेश्चन हट गए। फिर ना नॉर्मल मतलब इन्वायरमेंट की बात होने लगे तो फिर अच्छा लगने लगा। जैसे करंट अफेयर से आप जुड़े हुए हैं ना, तो इन्वायरमेंट के बारे में बहुत अच्छा बात कर सकते हैं। और जिसमें सिलेक्शन हुआ उसमें जैसे मेरा मतलब हॉबी भी रहा इंटरनेशनल रिलेशन को लेके, तो 1-2 क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेशन को लेके गए तो मैं प्रोएक्टिव होकर जवाब दिया, तो ना उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन होने लगे और पूरा इंटरव्यू इसी पे चला गया। तो मतलब मेरे को अच्छा लगा कि कम से कम जिस फील्ड में मेरे को इंटरेस्ट है, जिसमें मैं पढ़ाई करता हूँ, रोज़ देखता हूँ, तो उस पर इंटरव्यू गया। तो अब जिस फील्ड में भी मतलब आपको नॉलेज रखना इंटरेस्ट होगा तो उसमें करना चाहिए। जैसे मैं इंटरनेशनल रिलेशन पे अच्छा नॉलेज मतलब गेन करने की कोशिश करता था और उसमें मेरा बात हुआ उस पर, तो मेरे को अच्छा लगा, आपको अच्छा डायरेक्शन मिल गया। तो जैसे मतलब अगर आप डेली करंट अफेयर देखने के या फिर ऐसे बुक्स पढ़ने के या फिर मतलब कुछ आर्टिकल पढ़ने के आदी हैं, एडिक्टेड हैं, तो आपको इंटरव्यू में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्लस आपका जो बोलने का तरीका है या लैंग्वेज जो आप चूज़ करते हैं, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, डजेंट मैटर। प्लस आपको जो नॉलेज है उसको डिलीवर करने का जो तरीका होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम जानते हैं बट बोल नहीं पाते हैं या फिर हिचकिचाते हैं बोलने से, तो धीरे धीरे बात करते करते ना धीरे धीरे दूर हो जाएगा। तो इंटरव्यू के लिए ऐसा करना चाहिए। मतलब एक दिन में तैयारी इंटरव्यू का नहीं हो पाएगा। जैसे बोलते हैं रिजल्ट आ जाएगा, 10 दिन टाइम मिलेगा इंटरव्यू की तैयारी, कुछ नहीं होगा उसमें। आपको जिस दिन तैयारी अब शुरू की पीएससी का, आपको ऐसा मान के चलना चाहिए कि आज से ही मेरे को प्रीलिम्स का भी तैयारी करना है, मेंस का भी तैयारी करना है, साथ साथ इंटरव्यू के लिए भी तैयार रहना है। क्योंकि एक स्टेज का एग्जाम है नहीं, आपको अल्टीमेटली तीनों स्टेज से गुजरना है, तो क्यों ना फर्स्ट डे से उसको तैयारी शुरू करें। तो ये बात है बस। बिल्कुल। तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली, प्री मेंस इंटरव्यू कैसा करना चाहिए, और ये भी डिस्कस कर लिया कि एज अ डीएसपी आपकी लाइफ में क्या क्या होता है, कैसे यही स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेगा कि वो और देख के मोटिवेट हो। डरना नहीं चाहिए सर्विस से एक्चुअली, मतलब अपने जब राज्य को सर्व करने का इतना अच्छा अगर मौका मिलता है तो करना चाहिए। देखिए कंफर्ट में तो सब हैं, लेकिन मतलब इसके बाहर आके अगर आप कुछ करते हैं तो वो अच्छी बात है। और इतना भी डिस्कम्फर्ट नहीं है, यहाँ भी कंफर्ट ही है, बस लोग डरते हैं। ये है कि आप डिसिप्लिन हो जाते हैं, हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं थोड़ा सा। ये चीज़ मतलब ना देखिए, एक मैं आपको बताता हूँ, एक फैक्ट है कि पुलिस सर्विस को ऐसा मानते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब टाइम टेकिंग है या फिर टाइम, सेम चीज़ रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी है। हमसे ज़्यादा ड्यूटी डिप्टी कलेक्टर्स करते हैं। बिल्कुल।
मतलब ना कहीं भी अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति होती है, बिना एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के काम होता नहीं है। सारे नायब तहसीलदार एसडीएम एडीएम हमारे साथ रहते हैं खड़े ऑल टाइम। तो सर्विस में ज़्यादा अंतर नहीं है, बस यही है कि यूनिफॉर्म पहनने के बाद थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मतलब सब एक समान ही है। और जब नौकरी करना ही है तो क्यों ना मतलब थोड़ा सा अच्छा करें। बिल्कुल ऐसा करें जिसमें हाँ। आपके पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे और लोगों से इंटरेक्ट करके हाँ, लोगों से इंटरेक्ट करने का इससे अच्छा कोई और साधन नहीं है। कई तरह के लोग मिलते हैं, कभी इंटरटेनमेंट भी होता है, कभी मतलब इमोशनल भी हो जाते हैं, तो ऐसे कई मौके आते हैं। बिल्कुल। एक फाइनल मैसेज चाहिए आपके तरफ से जी। कि आप जो सोचते हैं, जो आपके लाइफ का सीक्रेट है, प्रिपरेशन के टाइम पे क्या रहा करता था, अभी जब आप सिलेक्ट हो गए हैं, जॉब कर रहे हैं, उस समय आपका क्या माइंडसेट है? एक फाइनल मैसेज। देखिए, जैसे मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मतलब मेरे पास कोई मेंटर नहीं थे। मैं सारी चीज़ें खुद से किया या गलतियां भी किया, खुद से सीखा। और अभी ऐसा है कि अगर मेरे से कोई स्टूडेंट कुछ भी पूछते हैं तो मैं कोशिश करता हूं उनको बताने का। दूसरा कि मैं चाहता हूं कि जो भी तैयारी कर रहे हैं वो अपने आसपास ना कुछ पॉजिटिव लोगों को साथ रखें। पॉजिटिव लोगों को साथ रखेंगे ना तो उनकी पॉजिटिव एनर्जी हमेशा हाई बनी रहेगी। जैसे एक टेम्परेचर का सिद्धांत होता है ना कि एक ठंडा चीज़ रखा हुआ है, एक गर्म चीज़ रखा हुआ है, तो गर्म चीज़ ठंडा ही हो जाएगा, ठंडा चीज़ गर्म कभी नहीं होगा। मतलब कहीं बैलेंस हो जाएगा ना, वैसे ही मतलब आप हाई एनर्जी वालों को अपने साथ रखिए। अब जिसका एनर्जी एकदम लो है, 10% है, आप 90 में एकदम कर रहे हैं कि नहीं मेरे को करना ही है, वो 10% हो गया ना, होगा तो होगा, नहीं होगा देखा जाएगा, आपकी एनर्जी धीरे धीरे डाउन होने लगेगी। तो आप कोशिश करिए कि 90% एनर्जी वाले के साथ रहिए, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे 91, 92, 93 होने लगेगा। लेकिन वो 91, 92, 93 के लिए ना आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा और वही अल्टीमेटली सिलेक्शन दिलाएगा। लेकिन आप मतलब ऐसी कॉमन किसी के साथ रहेंगे, ठीक है ना, कोई बात नहीं, चलना आज घूम लेते हैं, तो ना फिर आपकी एनर्जी गलत जगह जा रही है। और 1% मैटर करता है सिलेक्शन के लिए, फाइनल सिलेक्शन के लिए। भले से लोगों को लगता है कि ठीक है ना, आज ही भर तो है, आज घूम के आ जाता हूँ, लेकिन वो एक दिन ना मतलब आपको कितना पीछे ले जाएगा मैं शायद नहीं बता सकता, सिलेक्शन से बाहर भी ले जा सकता है। तो वो उसको आपको हाँ, उस समय समझ में नहीं आता है। उस समय नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है। जब ना इंसान 1 नंबर से चूक जाता है, अरे सिलेक्शन नहीं हुआ, तब समझ में आता है कि मतलब 1 नंबर पाने के लिए मैं क्या कर सकता था। इस चीज़ का ना दर्द उससे पूछेगा जिसका नंबर 1 वेटिंग लिस्ट आया है बेचारे का, वो बताएगा कि मतलब 1 नंबर का दर्द क्या है। तो इसको पूरा सीरियसली लेना चाहिए, इस तैयारी को कभी मतलब मजाक में नहीं लेना चाहिए। भले से आप 2 साल दीजिए, 3 साल दीजिए, और ये एक ऐसा एग्ज़ाम है पीएससी जो मतलब यहाँ सिलेक्शन दिलाए ना दिलाए, लाइफ में सफलता अगर आप सीरियसली तैयारी की है ना तो कहीं ना कहीं दिला ही देगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया, बिजी शेड्यूल से आपने टाइम निकाला, बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पे आए, अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। और स्टूडेंट्स का था भी कि आप सबको बहुत गाइड करते हैं, तो एक ओवरऑल गाइडेंस चाहिए था आपसे लोगों को। एंड हमारे एक प्रथा है कि आप एक नेक्स्ट ऑफिसर टॉपर को टैग करते हैं जो यहाँ पर आके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। तो बताइए आप किन को टैग करेंगे? मैं अभी हाल ही में सेलेक्ट हुई हैं छत्तीसगढ़ राज्य वन सेवा में पूजा यादव, और एक उनकी ही फ्रेंड है दीक्षा पांडे, उनको टैग करना चाहूँगा कि वो भी आएँ और अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करें। जी मैम, आपको इनवाइट करती है मेंटर्स ज्ञान की टीम कि आप यहाँ पर आके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। एंड सर बहुत अच्छा लगा, आपने टाइम दिया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। एंड आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस हम लोग और लाते रहेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सर।